Good morning class. Today's topic is internal control, internal check and audit. ये तीनों चीज़ें टोटली क्या हैं, अलग अलग हैं. इंटरनल कंट्रोल के अपने फ़ायदे हैं, इंटरनल चेक की अलग कंडीशन है और जो इंटरनल ऑडिट होती है उसकी कंडीशन भी अलग होती है. मीन्स जब हम ऑडिट के बारे में अभी इतना कुछ समझे हैं, ऑडिट कैसी कंडीशन होती है जिसमें बाहर से कोई पर्सन आता है जिसके पास पर्टिकुलर सीए के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन है और फिर वो क्या करता है, ऑडिट का काम करता है. लेकिन इन तीनों में इस तरह की किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसमें बाहर से कोई पर्सन नहीं आता. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है उसका मैनेजमेंट सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस तरह से किया जाता है सिस्टमेटिक वे पे, जिससे कि सारी कंडीशन जो है टोटली क्या रहे, जो मेन हेड है उनके कंट्रोल में बने रहे. तो इस कंडीशन के लिए टोटली क्या होती है, जो कंपनी है या फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़िम्मेदार होती है और वो अपने अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपर वे पे फंक्शन में लाने के लिए इस तरह की कंडीशन अप्लाई करती है. मीन्स इसमें किसी भी बाहरी पर्सन, गवर्नमेंट या कोई भी दूसरी कंडीशन, लॉ वगैरह की कंडीशन इसमें नहीं आती है. तो ये तीनों में सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनल कंट्रोल की कंडीशन को. इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि इस तरह का कंट्रोल सिस्टम क्रिएट करना जिससे कि जो भी आपका मैनेजमेंट सिस्टम है या उसके सब सिस्टम हैं उनको आप प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन में रख सकें, जो आपके एसेट्स हैं उनको सेफ़ रख सकें, किसी भी तरह के छल कपट या फ्रॉड को आप आसानी से पकड़ सकें. ये सारी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल चेक की कंडीशन को अप्लाई करते हैं. इंटरनल चेक को जनरली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी वर्क प्रोसेस है उसको इस तरह से बांटा जाता है जिससे कि पूरा पावर किसी एक के हाथ में ना रहे. तो इस तरह से काम को आपस में बांट देने से क्या होता है, जो आपका वर्क सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही कंटिन्यूशन में क्या हो जाता है, चेक होना शुरू हो जाता है. क्योंकि हर एक पर्सन एक साथ ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी तरह के गलत काम के लिए, या अगर गलती से भी किसी तरह की गलती होती है तो पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. एक पर्सन अगर गलती करता है तो दूसरा आसानी से उसे क्या कर सकता है, पकड़ सकता है. तो इस तरह से हम जो साल के आखिरी में ऑडिट होता है उसके लिए टोटली हम क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं. इसका बेनिफिट ये होता है. तो इसके थ्रू सिर्फ अकाउंट सिस्टम को ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक प्रोसेस को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे पे कर सकते हैं और इसमें आपको कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आती है और जो भी प्रोसेस है आपका सही तरीके से कंट्रोल में हो जाता है. अब हम समझेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ये किस में आता है, प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने अभी बताया ये बाहर की कंडीशन से अप्लाई नहीं होता, ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इस तरह से अप्लाई किया जाता है जिससे ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, प्रॉपर वे पे कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन ये प्रॉपर प्लान सिस्टम होता है और उसी प्रोसेस में इसको क्या किया जाता है, टोटली फॉलो किया जाता है. फिर उसके बाद साउंड प्रैक्टिस एंड हेल्दी ट्रेडिशन. मीन्स जो भी कंडीशन होती है इंटरनल कंट्रोल में वो कैसा होता है, टोटली सिस्टमेटिक होता है, हेल्दी वे पे होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट किसको मिले, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में. ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कब होगा, जब प्रॉपर सारा काम सिस्टमेटिक होगा, टाइमली होगा, कहीं पे कोई गलत चीज़ नहीं होगी. तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, प्रॉपर मैनर में होंगी, कहीं पे किसी तरह का कोई गलत कंडीशन अप्लाई नहीं होगा. क्वालिटी
पर्सनल मीन्स ये क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल जो आपकी क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती है, लोगों में डर रहता है कि उनको गलती नहीं करनी है, गलती करेंगे तो वो वहीं की वहीं सामने वाले के थ्रू जो स्टेप में आगे आपसे रहेगा वो क्या करेगा, इन सारी गलतियों को आपस में आसानी से ढूंढ लेगा। तो इससे क्या होते हैं, गलती के या फ्रॉड के जो टोटल चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जो भी कंडीशन रहती है वो कैसा रहता है, एक गुड सिस्टम क्रिएट करता है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, और सारा जो मेथड या प्रोसेस आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टमेटिक वे पे होता है। नेक्स्ट है जो कंडीशन है, आप जो भी रिकॉर्ड प्रोसीजर है आपका, ठीक है, सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कैसे रहती हैं, सिस्टमेटिक रहती हैं। मीन्स जब ऑडिटर कोई बाहर से आता है तब आपका हौच पौच नहीं होता, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं रहती। इंटरनल चेक के थ्रू आपका काम सिस्टमेटिक वे पे होता है, सारे बुक्स वगैरह आपकी कंप्लीट रहती हैं, कहीं पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सब क्या है, इसके मेन कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो कंडीशन है किसकी, इंटरनल कंट्रोल की, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ये क्या करता है, जो पॉलिसीज़ और मेथड किसके थ्रू अप्लाई की जाती है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनेजमेंट के थ्रू, उसको प्रॉपर वे पे क्या क्या करवाया जाता है, फॉलो करवाया जाता है। मींस जैसी प्लानिंग है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, सारा प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराने का काम किसके अकॉर्डिंग होता है, जो आपका मेन है इंटरनल कंट्रोल, इसके थ्रू। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कंटिन्यूशन में क्या करते हैं, जो एक्चुअल में हो रहा है उसका कंपैरिजन आप करते हैं स्टैंडर्ड से, और जो भी फ्लक्चुएशन आता है उसके थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, किस रीज़न से हो रही है, या बिना गलती के वो हो रहा है। हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूएशन में आपके पास पहुंचते जाती हैं, और सिस्टमेटिक वे पे आप क्या होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। एसेट्स का क्या रहता है, जैसे कि हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो भी आपका एसेट्स है उसके खो जाने का, ख़राब हो जाने का, या फिर चोरी होने का हमेशा डर बना रहता है। अगर आप सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, तो ये सारे जो एसेट्स हैं वो सही तरीके से रहते हैं और उनका सही यूटिलाइजेशन होता है। डेप्रिसिएशन पॉलिसी भी सही तरीके से अप्लाई की जाती हैं, जिससे कि कहीं पे कोई गलती नहीं होती है। फिर नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड जो भी आपको कंडीशन के बारे में पता चलता है वो कैसा होता है, टाइमली, हर एक कंडीशन का पता चल जाता है। मीन्स आपका फाइनेंशियल कंडीशन लो हो रहा है, अप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि डाउन हो रहा है, हर एक चीज़ का नॉलेज आपको तुरंत होते जाता है, क्योंकि सारा वर्क कैसा हो रहा है, सिस्टमेटिक वे पे हो रहा है। तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए साल के आखिरी का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरनल कंट्रोल के थ्रू आप सारी चीज़ें इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि हर एक चीज़ का कंटिन्यूएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल का कंपैरिजन होते जाता है। तो आपको जो भी कंडीशन है उसका पता कैसे चल जाता है, टाइमली पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका किसी भी तरह के एरर और फ्रॉड को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। प्लस जब ऑडिट होता है तो आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे पे पहले से ही रहती है, उसके लिए आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जनरली इस कंडीशन में जो ऑडिट रिपोर्ट भी बन के आता है वो भी कैसा रहता है, क्लियर रहता है, और कहीं पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में
मेनली दो कंडीशन होती है, एक होता है कैश कंट्रोल और सेकंड होता है जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब कैश कंट्रोल में तो हम कैश का पूरा मेंटेनेंस देखते हैं, और जो जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है उसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कंडीशन, ट्रेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंडीशन, स्टॉक मेंटेनेंस और फिक्स्ड एसेट्स को किस तरह से सेफ़ रखें, और इन्वेस्टमेंट की कंडीशन पे ध्यान देते हैं, लाइबिलिटीज़ की कंडीशन क्या है, एक्सपेंस की कंडीशन क्या है, क्रेडिटर्स और डेप्टर्स की कंडीशन क्या है। इन सारी चीज़ों को टोटली क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिल सके, हर एक चीज़ पे कंट्रोल मिल सके और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस में होती है, कैश कंट्रोल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस इसी में होते हैं। तो कंटिन्यूएशन में आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से होना चाहिए जिससे कि एक्चुअल में कितने कैश रिसीव्ड हो रहे हैं, कितना पेमेंट हो रहा है, कितना बैलेंस है, ये तीनों का कंडीशन आपको कंटिन्यूएशन में सही तरीके से रोज़ डेटा या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। प्लस इसमें सिस्टम इस तरह से क्रिएट करना चाहिए कि इससे रिलेटेड 2 से 3 पर्सन हो जो कंटिन्यूएशन में एक दूसरे को चेक करते हुए क्या करें, इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। और जब ये तीनों मेन जो मैनेजर पोस्ट पे बैठे हैं उनको जब ये तीनों इन्फॉर्मेशन भेजें, तो ये जनरली 3-4 जितने भी लोग हैं, जब ये इन्फॉर्मेशन सामने वाले को भेजें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है तो आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, मीन्स जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड बुक है उसको किस तरह से सिस्टमेटिक वे पे रखोगे, किस तरह से जो भी अकाउंट्स का मेंटेनेंस है वो कैसे होगा, किस तरह से प्रॉपर कंट्रोल करके जो एम्प्लॉय हैं उससे एफिशिएंट वे पे सही वर्क लें और उनके फ्रॉड को कम से कम करने की कोशिश करें। तो ये सब कंडीशन कब पॉसिबल है, जब हम प्रॉपर वे पे इन सारी कंडीशन को सही तरीके से अप्लाई करें। फिर सैलरी की कंडीशन में भी जो मेन सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करता है उस पे भी ध्यान देना कि वो किस तरह से सारी चीज़ें करता है, सिस्टमेटिक वे पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितनी आपको उसमें इंक्रीमेंट करनी है, कितनी उसमें कटौती करनी है, हर एक चीज़ का प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट होना चाहिए और वो फॉर्मेट की कॉपी हर एक के पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जो भी मंथली आप कैश रिलीज़ करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको रिटर्न मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद स्टॉक से रिलेटेड कंडीशन, मीन्स किस तरह का आपका स्टॉक है, किस तरह से आप उसको मेंटेन करेंगे, उसके लिए गोडाउन कैसा होगा, गोडाउन में कितनी क्वांटिटी आएगी और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सेफ्टी किस तरह से करेंगे कि स्टॉक इधर उधर ना हो और उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि कॉस्ट को आप कम से कम कर सकें। फिर जो एसेट्स हैं उनको किस तरह से रखना है, किस तरह से उससे रिलेटेड फ्रॉड को रोकना है, किस तरह से उसमें डेप्रिसिएशन की कंडीशन सही तरीके से अप्लाई करनी है, इसका एनालिसिस करना, इन्वेस्टर्स के कंडीशन का एनालिसिस करना, और जो भी लायबिलिटीज़ हैं और जो भी एक्सपेंसेस हैं और जो आपके क्रेडिटर्स और डेप्टर्स हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे पे लाना है। इस तरह का सिस्टम के क्रिएट करना है कि ये सारी चीज़ों में कहीं पे किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली आपके पास में हो। नेक्स्ट है आपका कंडीशन क्या है, जो आपका फैक्टर है क्या है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, कौन किसके अंडर में है, कौन किसको कमांड करेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, हर एक चीज़ प्रॉपर वे पे क्लियर होनी चाहिए जिससे कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो और कहीं पे किसी तरह की गलत चीज़ें ना हो पाए। सेकंड कंडीशन होता है मैनेजमेंट लीडरशिप की कंडीशन कौन कैसी है, कौन लीडिंग कर रहा है और ये लीडिंग मीन्स
अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं, इसका इम्पैक्ट या इनका असर जो है वो वर्कर या एम्प्लॉय पे कितना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। पर्सनल मीन्स जो आपका कंडीशन है टूवर्ड्स किस तरह का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह से पर्सनल को इफ़ेक्ट करता है। मीन्स जो भी आपसे का मेन डेटा है, कलेक्शन है, उसकी कंडीशन क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस तरह से रिलीज़ होती है और किस तरह से आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें टोटली इफ़ेक्ट करती हैं किसको, आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। तो इन फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्या अप्लाई करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या लिमिटेशन है। मेन इनका लिमिटेशन है, मेन जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खर्चा आता है, इसका कॉस्ट कैसा रहता है, हाई रहता है। इसलिए इसे जब बिज़नेस बहुत बड़ा होता है तभी इसको अलग से अप्लाई किया जाता है, नहीं तो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन हेड है वो ही इस कंट्रोल सिस्टम को अपने तरीके से मैनेज कर सकता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर, ह्यूमन है उनसे एरर होगा ही, ये कंडीशन को हम पूरी तरह से पीछे हटा दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूशन मीन्स जो एम्प्लॉय हैं वो प्रॉपर एक ही मेथड में कंटिन्यूएशन में कंट्रोल सिस्टम में आपके काम करते रहें, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का भी इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल की कंडीशन में पड़ता है। फिर उसके बाद जो मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट भी कई बार क्या होता है, प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता। मींस रूल्स और रेगुलेशन तो बन जाते हैं लेकिन वो सही तरीके से अप्लाई नहीं किए जाते और जिस वे पे कंट्रोल करना चाहिए उस वे के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो इन सारी कंडीशंस के कारण ये इसके क्या हैं, लिमिटेशंस हैं। अगर इन लिमिटेशंस को कंट्रोल कर लिया जाए तो सारा कंडीशन कैसा होगा, सिस्टमैटिक होगा और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ऑडिटर का दोनों में क्या कनेक्शन होता है। जनरली हम इंटरनल कंट्रोल किस लिए करते हैं, जो साल के आखिरी में ऑडिट होता है उसमें जो भी कंडीशन अप्लाई होगी उससे हम किस तरह से सही तरीके से फेस कर सकें। मीन्स जब ऑडिटर बाहर से आए तो उसके सामने हमारी कोई गलती ना दिखे, हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। जो भी गलती है, जो भी फ्रॉड है, उसके लिए हमको साल के आखिरी में ऑडिटर के आने तक वेट ना करना पड़े। प्लस इंटरनल कंट्रोल के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक रख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सिस्टमेटिक रहेंगी, डेप्टर्स क्रेडिटर्स की कंडीशन क्लियर रहेगी, कैश की कंडीशन क्लियर रहेगी, प्लस आपका जो भी मेंटेनेंस है वो भी कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा। तो उस कंडीशन में जो आपको ऑडिटर रिपोर्ट देगा वो कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा और उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन उसके थ्रू नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है, जो भी गलतियां हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाती हैं और ऑडिटर का काम भी कम हो जाता है, उसको भी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मिलती हैं। तो आपको क्या मिलता है, क्लियर रिपोर्ट मिलता है। तो ये क्या है, किससे को के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर के लिए बेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे करते हैं, पहला तो रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवेलुएशन। क्या करते हैं, इवेलुएशन करते हैं कि जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो कंट्रोल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप क्या करते हैं, जो कंडीशन एक्चुअल में हो रही है उसका कंपेयर आप क्या किससे करते हैं, स्टैंडर्ड से करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो भी प्रोसीजर है उसको चेक करते हैं कि वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस जो कम्युनिकेशन वीकनेस है उसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इससे रिलेटेड भी सारी कंडीशन का आप क्या करते हैं,
एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं, और उसका हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है। मीन्स हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर उस प्लानिंग का या उस कंट्रोलिंग का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इस तरह के कंट्रोलिंग का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, प्लस जो भी कंडीशन है वो किस तरह से अप्लाई हो, इससे रिलेटेड सारी कंडीशन के बारे में एनालिसिस करना। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चनरीज़ हैं, मींस कम्युनिकेशन से रिलेटेड या जो भी कंडीशन है उसका यस या नो में कंडीशन के बारे में कंफर्मेशन करते रहना, जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकें, इवैल्यूएशन कर सकें। मींस जब भी कोई आप नई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आप कंफर्म करेंगे कि जो भी कंडीशन है उसका लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और इसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं और क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। प्रॉपर फ़्लो चार्ट फॉलो करना, और फ़्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सारा जो सिस्टमेटिक कंट्रोल सिस्टम है वो वैसा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना यूज़फुल है। रिव्यू लेना कि प्रॉपर जो कंट्रोल हो रहा है उसके क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकें, क्लियर कर सकें कि आपको इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और आप इसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड वीकनेस है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है और किस तरह से इस कम्युनिकेशन गैप को आप ख़त्म करें और प्रॉपर कम्युनिकेशन फ़्लो में लाएं, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और सारा काम सिस्टमेटिक वे पे हो। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर एवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल है उसकी क्या कंडीशन है जिसके कारण हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी वर्क है उसको सही प्रोसेस में ला सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। सारी चीज़ कैसी रहेगी, पहले तो कंट्रोल्ड में रहेगी, प्लस जो भी आपका अकाउंट सिस्टम है वो भी कंट्रोल में रहेगा, जिससे कि जब ऑडिट होगा, बाहर से ऑडिटर आएंगे तो आपका सारा वर्क जो है वो सिस्टमेटिक वे पे रहेगा और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूज़ ऑफ कंप्यूटर मीन्स आप कंट्रोलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किसके थ्रू बना सकते हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर के थ्रू। बिग साइज़ ऑफ द बिज़नेस, इसकी ज़रूरत सिर्फ कहाँ पे पड़ती है, जो बिग साइज़ के बिज़नेस होती हैं उन्हीं पे ही पड़ती है। तो आप उन्हीं पे क्या करते हैं, मेनली फोकस करते हैं, जिससे कि जो कंट्रोल है वो सही तरीके से हो सके और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और सारा काम कैसा हो, सिस्टमेटिक वे पे हो। तो ये क्या था आपका इंटरनल कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे इंटरनल चेक। अभी इसे यहीं स्टॉप करें। थैंक यू।